नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और आज मुद्दे की बात में एक बार फिर से यूजीसी की गाइडलाइंस पर चर्चा, जिससे विरोध के स्वर जो आ रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के उस नए कानून पर रोक लगा दी है, स्टे लागू कर दिया है। देश की यूनिवर्सिटीज में समानता के नाम पर लाए गए यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जातिगत भेदभाव रोकने के इरादे से बने नियमों पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक है। कोर्ट ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं, दुरुपयोग की आशंका है और समाज में बंटवारा हो सकता है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि नियमों का सेक्शन 3C जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित करता है और सामान्य वर्ग को बाहर रखता है। यह अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह परिभाषा संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के विपरीत है और इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। सुनवाई के दौरान रैंकिंग से जुड़े संभावित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर अदालत ने सवाल किया। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका है। यह सोचना होगा कि जो नया नियम है, क्या हमें वो पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन और सुरक्षा के उपायों की जरूरत पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाने और उन्हें रद्द करने की मांग की, जबकि अदालत ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर कानून के जानकारों की एक समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यूजीसी के रेगुलेशंस को समाप्त किए जाने की मांग की और इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की गुहार लगाई थी और इस पर सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी का जो नया नियम है 2026 का 13 जनवरी को जो लागू किया गया था, उस पर रोक लगा दी है और 2012 का ही कानून अब लागू रहेगा। अब इस पर अगली सुनवाई होगी 19 मार्च को और उसमें फिर सब कुछ सामने आएगा कि अदालत का क्या निर्देश है इस नए नियम को लेकर। तो ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों को लेकर हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है उसके बाद भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जो यूजीसी है वो यूजीसी कानून और संविधान से भी आगे निकल गया। क्या उसको ये समझ में नहीं आई? शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो देखता है, उनको निर्देश देता है और वही यूजीसी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कानून कैसे बना लिया, ये उसको समझ में कैसे क्यों नहीं आया कि इससे भेदभाव बढ़ेगा और सरकार और शिक्षा मंत्रालय को भी क्यों नहीं ये बात समझ में आई। आज इसी को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ न कुछ तो कमियां रही, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है और सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुंचती क्यों हैं, पहले ही क्यों नहीं इसको विरोध जब हो रहा था उस स्वर को सुनकर उस पर चर्चा करके और उस पर विचार करके सरकार को कदम उठाना चाहिए था। ये चूक सरकार से हुई या नहीं, आज हम अपने पैनल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, इन्होंने याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी दलील रखी, उनका क्या कहना है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एविडेंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 है उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावित किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने
ये कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। तो यूजीसी का जो नया नियम था उसको लेकर लगातार विरोध हो रहे थे और विरोध के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिका को स्वीकार किया और आज उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया यूजीसी के उस नए नियम पर कि उसको रोक दिया जाए। स्टे का ऑर्डर दिया है और साथ ही कहा है कि अभी पुराने नियम ही लागू रहेंगे। 19 मार्च को इस पर फिर से हम विचार करेंगे। लेकिन कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट है, जो इसकी परिभाषा दी गई है वो अस्पष्ट है, उसको और स्पष्ट करने की जरूरत है। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि कानूनविद हैं वो लोग इस पर विचार करें कमेटी बनाकर। जो ये गाइडलाइंस यूजीसी का आया है 19 तारीख को इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी जो आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, क्योंकि वो उन्हीं के नेतृत्व में ये बेंच सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने आज टिप्पणी दी है और बड़ी टिप्पणी दी है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चिंता की भी बात है कि जब देश में बराबरी की बात होती है, भेदभाव मिटाने की बात होती है, उसमें ये भेदभाव लाने के, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव लाने की का नियम यूजीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर विरोध हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है कि सामाजिक न्याय की सुरक्षा वाले कानून में बचाव के उपाय होने चाहिए। ऐसे में हमें ऐसे स्तर पर नहीं जाना चाहिए जहां हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्कूलों को अलग कर दिया हो। ये आप टिप्पणी सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उससे कई सवाल भी खड़े होते हैं और चिंता की बात होती है कि आखिर यूजीसी ये समझ क्यों नहीं पाया। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 ये नियम लागू किया गया 13 जनवरी 2026 से, जिसमें सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड कमिटी का गठन करना होगा। ये इस नए नियम में था। अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत कर सकेंगे। ये इसमें था। SC ST तो थे ही, SC और ST के साथ साथ अब ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया और सामान्य वर्ग को इससे बाहर कर दिया गया। और यही नाराजगी थी कि ये भेदभाव क्यों? यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई भी कर सकता है, ये भी कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, बोला कि नहीं, ये नियम, ये कानून जो बनाया है, जो गाइडलाइंस है यूजीसी का, वो सही नहीं है और इससे हम भेदभाव को और बढ़ावा देंगे। क्योंकि 75 साल बाद भी अगर हम ये लागू कर रहे हैं जाति के आधार पर, तो आप समझिए कि क्या हम पीछे जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने पैनलिस्ट से कि क्या ये बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई वो शिक्षा मंत्रालय को समझ में नहीं आई, या फिर उन लोगों के जिन लोगों ने इस नियम को बनाया, यूजीसी ने इस नियम को बनाया, तो जाहिर सी बात है कि 2012 के कानून में परिवर्तन कुछ लाया होगा और इसके लिए कमेटी बनी होगी, उन लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो उन लोगों को क्या ये लगा नहीं कि ये जो पूरा नियम हम लागू करने जा रहे हैं यूजीसी की तरफ से, ये उनको सोचा नहीं गया। उनके जो कानून के जानकार थे, उन लोगों के जो सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार, वो नहीं सोचे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मामला खुद ब खुद, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 का अपने आप में ये हनन है। जहां हम इक्वलिटी सबको दे रहे हैं, समानता का अधिकार सबको दे रहे हैं, कानून के सामने ये कहते हैं कि सब बराबर हैं, वहां पर हम गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं, भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही सवाल है और इसीलिए लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और कल टिप्पणी हुई, तो एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चिंता की बात है। सरकारों को, उन लोगों को ये समझ में क्या नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो टिप्पणी की है वो भी बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने
जो ये कहा। इसी क्रम में हम आपको ये भी बता दें कि एक याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील ने कहा कि अगर मैं एक सामान्य श्रेणी का छात्र हूं और एक सीनियर को मुझे देखकर पता चल जाएगा कि मैं एक फ्रेशर हूं, फिर मेरी रैगिंग होगी, और यदि वो सीनियर अनुसूचित जाति से है तो मुझे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि क्या इस प्रावधान के तहत आपकी रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा? तो वकील ने कहा कि नहीं, लेकिन मेरे पास और सहारा भी नहीं है, अग्रिम जमानत कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार ने संशोधन किए हैं तो इस लड़के का करियर खत्म हो जाएगा। एक लड़का जिसे रैगिंग का सामना करना पड़ेगा, रैगिंग की परिभाषा को नियमों से क्यों हटाया गया? विनय केवल जाति आधारित मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं, ये जमीनी हकीकत को संबोधित नहीं करता, ये सीनियर और जूनियर के भेद को संबोधित नहीं करता। ये है, और इसी को लेकर विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि इसीलिए हम यूजीसी के रेगुलेशन के सेक्शन 3C जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है। हमारे साथ इस वक्त हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और ध्रुव सिंह सदस्य हैं करनी सेना के, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। ध्रुव जी, हम लोग चर्चा उस समय भी कर रहे थे जब ये नियम आया था और इसको लेकर विरोध हो रहा था, और आज तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक लगा दी गई। संतुष्ट हैं अभी तक की कार्रवाई से? इस देश में कोर्ट का ही सहारा बचा है, सरकारों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है। जबकि इनके जो मेंबर्स हैं, जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, जो इसके लिए पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर बनाए गए, उनके एक मेंबर का स्टेटमेंट भी ये आया कि हम लोगों से कोई सलाह ही नहीं ली गई। करण भूषण सिंह एक सांसद हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने उनका ट्वीट पढ़ा, ये कब नियम बनाया गया और कब लागू कर दिया गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये करण भूषण सिंह का ट्वीट है। तो अब इस देश में केवल ले दे के कोर्ट का ही सहारा बचा है। सरकारों से तो आप किसी तरह की उम्मीद कर नहीं सकते हैं, और कोर्ट जो करेगी उससे हम लोग संतुष्ट है, और हमें लगता है कि वो इस कानून को खत्म करेगी। 19 को जो फाइनल आर्गुमेंट होगा उसमें इसको खत्म निरस्त करेगी इस कानून को। हेमंत गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी के राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, पत्रकार हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कानून के भी जानकार हैं, एडवोकेट भी हैं, और दोनों का फायदा हमें मिलेगा आज की चर्चा में हेमंत जी से। हेमंत जी जरा बताइए, क्योंकि इस पर जमकर विरोध हुआ हर शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूजीसी के इस नए नियम का विरोध हुआ। सवाल आश्चर्य तो हम लोग उस समय भी कर रहे थे कि आखिर यूजीसी बराबरी की बात करने वाला वो अपने ही इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के भेदभाव के नियम लागू कर रहा है, क्या उसको उसकी ये सोच समझ में नहीं आ रही थी? वो खुद नहीं सोच पा रहा था क्या कि मामला अदालत में जाएगा तो खुद ब खुद उन पर सवाल उठ जाएंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, ये जो यूजीसी एक्ट 2026 है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है क्या? ये है कि इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। अब इसमें क्या है कि इसमें जो 3C में जो एक डिस्क्रिप्शन लाया गया, उसमें एक प्रावधान देना चाहिए था इन लोगों को कि भाई अगर फर्जी केस हो तो वैसे कंडीशन में फर्जी केस करने वाले पर दंड का क्या प्रावधान होगा। ये तो है नहीं, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। और 3C में जो डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव जो लाया गया है वो आर्टिकल्स 14 और 15 की बात कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ठीक है, जब समानता की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज क्या कहा कि भाई आपने जो कानून बनाए, नियम बनाए हैं, वो बड़ा अस्पष्ट है, उसमें पारदर्शिता नहीं दिखती है, इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए इस पर फिर से पुनर्विचार की जरूरत है। और उन्होंने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा, यहाँ तक कि यूजीसी को भी नोटिस भेजा। आपका आर्टिकल 15 जो 3 है वो क्या कहता है? महिलाओं बच्चों को 15(4) क्या कहता है? SC SC OBC के लिए विशेष प्रावधान की सुविधा दी जाए। तो ये प्रावधान ऑलरेडी पहले से एट्रोसिटीज एक्ट में लोगों को दिया गया है, और जनरल लॉ भी OBC के लिए बनाया गया। तो फिर अगर इस तरह की बात आती है तो क्यों बनाया गया, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, दरअसल ये मुद्दा आया था 2016 में, तेलंगाना का एक जो लड़का था रोहित बामुला, याद होगा, वर्सेस 5वीं 8वीं का मैटर में, उसपे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था वो कि यूनिवर्सिटी में जो भेदभाव हो रहे हैं उस पर सख्त नियम बनाने जाने चाहिए। अब ये इस पर क्या हुआ कि जनवरी 2025 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के अध्यक्षता में जो टीम थी, उन्होंने कहा कि यूजीसी को इस पर नियम बनाने का एक निर्देश देती है। अब यहाँ पर पेच कहाँ लगी है? कांग्रेस के
MP दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कई सिफारिशें की गई जिसको यूजीसी ने लागू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ सवर्ण बैठे हुए थे तो इनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समानता की बात कर रहे हैं उसके दो पहलू हैं। अभी आप एक बात कहते हैं कि हम आर्टिकल 14 में कानून के नजरों में दोनों समान है, तो भाई जब समान है तो आपको ये देखना चाहिए। याद कीजिएगा केस यूपी ललितपुर का विष्णु तिवारी का केस है, जब उस पर एट्रोसिटीज एक्ट लगा था 20 साल के बाद सर्वोच्च हाईकोर्ट ने उसको इक्विटल करार दिया। आप सोचिए उस 20 साल में विष्णु तिवारी के परिवार, माँ गुजर गई सदमे से, बाप गुजर गया, 2 भाई गुजर गए, उसके 20 साल जीवन के बर्बाद हो गए, पूरी खानदान बर्बाद हो गई। तो जो फर्जी केस हुआ था उस पर जो फर्जी केस करने वाले पर उस पर दंड का प्रावधान कहाँ है? यहाँ जो 3C में ये है कि जब यूनिवर्सिटी को कहा गया कि आपको समानता जो कमिटी इक्विटी कमिटी बनेगी, उनको ये बोला गया कि एक ही दिन में आपको तय करना है, अगर नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी को डिग्री पास करने का जो लाइसेंस तो खत्म कर दिया जाएगा। तो आप बताइए, जब आपको ट्रायल करने में, केस को प्रूव करने में 20 साल लगता है, एक दिन में वो कहां से तय हो जाएगा? और अगर तय हुआ तो जिस आदमी को प्रूफ करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, देखिए जस्टिस का जुरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? जस्टिस का जुरिस्प्रूडेंस एकदम क्लियर करता है, नो गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक तो वो सजा में है और उसको आप एक्यूज करा दिए, उसकी मानसिक स्थिति गुजर जाएगी, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सब उसकी प्रताड़ना होगी। तो ये डिस्कशन तो हुआ ही ना। इसी को लेकर सवर्ण क्लास जो है कहा कि भाई समानता का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि एक के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करें, भेदभाव करें और दूसरे को समान दे, जबकि ऑलरेडी जनरल लॉ बना हुआ है और उसके लिए एट्रोसिटीज एक्ट बने, तो इसमें पुनर्विचार की जरूरत है। इसी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम नोटिस भेजते हैं, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और तब फिर इस पर मार्च में इसका डिसीजन दिया जाएगा। तो अभी इस पर कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ तो सबको हुआ है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम न्याय कर रहे हैं किसी के साथ तो हमको किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना है। ये सबसे अहम मुद्दा है इसका। जी, अरविंद राज त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। चर्चा हम लोग इसी पर कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और सड़क पर स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर इस नए नियम के खिलाफ उतरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज उस पर रोक लगा दी गई। उसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए जा रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, भेदभाव मुक्त समाज बनाने जा रहे हैं, लेकिन नियम और कानून एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लगा रहे हैं कि जहां पर भेदभाव और बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि 75 साल बाद भी हम पीछे जा रहे हैं आगे बढ़ने के बजाय। निश्चित तौर नमस्कार। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा और काफी हद तक मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि हम उस विचारधारा के वाहक है जो देश को संदेश देने वाली विचारधारा है कि सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले दल हम है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार से टूटी हुई मैं स्वीकार करता हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे स्वीकार कर रहा हूँ। पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज इस विषय पे स्टे किया है, पूरे देश के नौजवानों ने, चाहे वो अगले हों या पिछड़े हों या सामान्य वर्ग के हों, सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सराहा है। क्योंकि जो खाई बढ़ रही थी उस खाई को पाटने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ऐसी है कि सरकार सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी का कोई नुकसान ना हो और इस बिल का किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग न फ्यूचर में कर सके। तो आने वाले समय में समीक्षा करके जो ड्राफ्ट तैयार होगा, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है वो सभी की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस देश में वैमनस्यता न पनपे, सब लोग एक साथ रहें, किसी के अंदर नौजवानों और छात्रों में मतभेद जो दिखाई दे रहा था सड़कों पर वो दिखाई न दे। इस भावना के अनुरूप सरकार कार्य करेगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये भावना के अनुरूप सरकार काम करेगी, ये उम्मीदें सबको होती हैं। लेकिन एक सवाल ये है ना कि ठीक है, एक चूक हुई, नहीं समझ पाए और ये कानून नियम बन गया, गाइडलाइंस बन गई यूजीसी की और यूजीसी ने लागू कर दिया। लेकिन जब इस पर विरोध शुरू हुआ,
सड़क पर उतर है, तब भी सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर चाहती सरकार और शिक्षा मंत्रालय चाहती तो वहीं पर उसी समय वो खुद कहती कि हाँ ठीक है, हम इसको रोक रहे हैं, अभी ये लागू नहीं होगा, इस पर हम कमेटी बनाते हैं। सरकार को ही कमेटी बनानी चाहिए थी। क्यों हर मामले में कोर्ट में लोग जाएं और कोर्ट पर से स्टे लेना पड़े? तो मैं तो आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देख ले, पेपर की कटिंगों को देख ले, या किसी भी न्यूज चैनल पे अगर आप कोई प्रोटेस्ट को देखेंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, अगर एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल था जिस दल के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर इस बिल का विरोध करने का स्वयं काम किया, और पार्टी में अगर कहीं कुछ गलत हुआ जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी, तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि हमारे दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है और गलत को गलत और सही को सही कहने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है, उन्होंने किया। मैं भी अब आपके यही तो मैं कह रहा हूं कि कई लोगों ने आपकी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, कई लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बड़े नेता अगर हम बात करें, कलराज मिश्र ने इसका विरोध किया, बृजभूषण शरण सिंह ने इसका विरोध किया, कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्रालय को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। नहीं, निश्चित तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई जब ये बिल ड्राफ्ट हो रहा था, चाहे उस बिल की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जरूर दिग्विजय सिंह रहे हो सकता है, जो कांग्रेस की मंशा रही सदैव से। नहीं, हम तो उसको भी आगे बढ़ रहे हैं, हम तो उससे भी आगे बढ़ गए। हमारे ठीक है, वो ड्राफ्ट हो गई, गाइडलाइंस हो गई, लागू हो गया, उसके बाद जब विरोध के स्वर आने लगे, उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आती है बात, कोर्ट में जाना पड़ा। यही बात कि क्या सरकार और शिक्षा मंत्रालय क्या कर रही है, सोच रही है कि ठीक है हम तो लागू कर दिए और हम बैठ गए हैं, हम मतलब अपनी जिद पर हैं कि अब कोर्ट को रोकना है, रोके, हम नहीं रोकेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्रालय को इस पर अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर उनसे कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को सुधारने का अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस देश के बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं को देखते हुए देश में सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग और SC/ST वर्ग के बीच में कोई खाई ना रहे, सब एक रहें, एक भावना के साथ देश के विकास में अपनी भागीदारी करें। हम सब नौजवान छात्र हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने में सभी नौजवान और छात्रों का भागीदारी के साथ जो 2047 का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, और जो अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस अवसर को का लाभ लेते हुए पुनः समीक्षा कर सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए बिल की ड्राफ्ट तैयार करें, जिससे किसी की भावना आहत ना हो, संविधान के किसी भी आर्टिकल का जिसमें अतिक्रमण ना हो। आहत ना हो, लेकिन आहत तो हो ही रहा है ना, आहत न हो, आहत तो हो ही रहा है। और 14 आर्टिकल 14 को लेकर सीधे तौर पर जहां पर समानता का अधिकार दिया जा रहा है, वहां पर असमानता बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ध्रुव सिंह जी ये मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रतिनिधि इस दौरान जो भी लोग आए बीजेपी की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए, हमारी चर्चा में पिछले 2-3 दिनों से हमने चर्चा इस पर लगातार हम कर रहे हैं, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाएगा। अब करना पड़ेगा। हाँ, अब ये पूरा मामला आया है कोर्ट में, कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और कोर्ट की तरफ से एक निर्देश भी आया। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई है। जरा अब आप लोग ये बताइए कि जो आज देखा आपने, अब ये तो मैं हेमंत जी से भी समझूंगा, लेकिन आप जरा बताइए, क्योंकि आप लोग विरोध के लिए सड़क पर उतरे थे, विरोध कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट की में आज जज जो पीठ थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली, अध्यक्षता वाली, उसमें जो बातें कही गई उससे लग रहा है कि 19 मार्च को और उसके बाद भी जब सुनवाई होगी उसमें आप लोगों की जो बातें हैं वो प्रमुखता से रहेगी और उसी के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से जो नया नियम है उसको खत्म करने के लिए कोर्ट ये कहेगा, निर्देश देगा। हम लोग सवर्ण जाति से आते हैं और हमने इनको 2 से 400 को पहुंचाया और हम ही इनको 400 से 2 पे लाएंगे, क्योंकि इनकी कथनी और करनी। धर्मेंद्र प्रधान जी आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जाए एक जो है गजट कर दिया कि यूजीसी के ये नियम है, मौखिक कह रहे हैं कि नहीं हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। क्या ये सही था? जितने भी प्रवक्ता इनके आ रहे हैं, अगर कोर्ट ने आदेश न किया होता तो इनको आज तक कमेटी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? दूसरे मकतब को ये बतावें कि इनकी मंशा को दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है।
नहीं, हमारी बात तो सुने, अरे सुनने की भी आदत डालिए भाई किसी अन्य साहब। राजनीतिक नहीं, मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए कह रहा हूँ, आप विषय हम राजनीतिक नहीं, हम लोग भाजपा, हम लोग केवल भाजपा के, हम लोगों ने ही भाजपा को 2 से 400 जिम्मेदारी के साथ और हम ही लोग 400 से 2 पे भी पहुंचाएंगे, जान लीजिए। सभी सवर्ण समाज के लोगों को यह बात का चिंतन करना होगा कि और सवर्ण समाज ये जान ले कि जो इस मामले में सरकार आते हैं अरविंद जी, आपके पास आते हैं, जरा इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप इनकी बातों का जवाब दीजिएगा जी। सवर्ण समाज के सभी लोग जान लें, वो जो भाजपा में हैं वो ये जान ले कि वो विरोध केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें किसी कुर्सी से की लालसा है या वो किसी कुर्सी पे बैठा दिए जाएंगे। लेकिन विरोध तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ये विरोधी दल के लोग भी समर्थन में या विरोध में कुछ नहीं बोल रहे थे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जो मामला है उस पर हम क्या कहें। इस पर समाज को सोचना चाहिए, मतलब दूसरे जो मामले होते हैं तो उसमें तो वो तुरंत अपने बात रखते हैं। सोचने का समय आ गया है और सवर्ण समाज इसको सोचेगा। इस पे हम लोग समाज सोच रहा है, होने के बाद भी हम लोग इससे मंथन करेंगे और पूरे देश में इससे कार्यक्रम करेंगे कि सवर्ण समाज को भी अपने लिए पूरे इतने बड़े घटनाक्रम में एक भी लीडर ऐसा नहीं आया जो हमारे जो है आंदोलन का नेतृत्व करे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने इस पर इसकी समीक्षा करने की बात कही है, पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तीन नेताओं ने बताइए, कौन बड़े नेताओं ने बात की? किसी एक बड़े नेता के नाम बताइए। आप जाके सबसे बड़े नेता है माननीय राजनाथ सिंह जी, सवर्ण समाज के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह जी, जिनका मुंह बंद है, और तमाम नेता हैं जो गडकरी जी हो या जो भी सवर्ण समाज के नेता आपकी पार्टी में, उनका तो मुंह बंद है। मुख्य धारा में, मेरी बात को समझिएगा, जो मुख्य धारा में नहीं लेता है, ध्रुव सिंह मुख्य धारा में रहने वाला कोई एक नेता अगर सड़क पे आया हो या संसद में आया हो या जब कानून पास हुआ हो उसका विरोध किया हो और आपके पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर ये कह रहा है कि हम लोगों से इसमें राय ही नहीं ली गई, क्या कानून बना रहे हैं आप लोग पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। आप सवर्ण समाज नहीं, शब्दों की मर्यादा पर, शब्दों की मर्यादा के साथ नहीं, आक्रोश में यही तो आक्रोश में हम मर्यादाओं को न लांघे, शब्दों पर रखते हुए। नहीं, हाँ, ठीक है। अब एक सवाल जरा हेमंत जी से बात करते हैं, फिर आते हैं आपके पास। अरविंद जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप तो उस भारतीय जनता पार्टी के उस विंग के साथ हैं जो युवा का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा हो जाती है इस पर जरा बोलने के लिए। आपके पास आते हैं जरा हेमंत जी से भी इस पर करते हैं। हेमंत जी, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही थी और जो टिप्पणियां आई जिसके बारे में आपने समझाया, अब एक चीज और हम जरा समझना चाहते हैं कि जो ये कार्यवाही हुई है आज और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तल्ख टिप्पणियां आई हैं, इसको क्या नीतिगत चेतावनी माना जाए या कानूनी झटका यूजीसी के लिहाज से, सरकार के लिहाज से? देखिए, ये चेतावनी नहीं है, तल्ख भी नहीं है, ये एक ऐसा मशवरा है जो ये बताता है कि सिंपल सी बात है कि अगर आप समाज में भेदभाव वाली कोई में फिर सर अनम्यूट हो गया। फोन फिर से लगाते हैं, कट गया है, आपका संपर्क टूट गया है, आपके पास आते हैं, संपर्क टूट गया है। हमें आप सुन पा रहे हैं अरविंद जी? जी सुन पा रहा हूं, आपको सुन पा रहा हूं। हाँ अरविंद जी, सवाल ये भी है ना कि हमने जैसा कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके आप प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में संगठन में, सबसे बड़ा राज्य, वहाँ कोई भी इस तरह की नीतियां जब बनती हैं तो उसका समर्थन या विरोध सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। इस बार भी वो देखने को मिला, चाहे वो लखनऊ हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ हो या कहीं और हो इलाका हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिला। ये इसका सवाल ये है ना कि युवाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की सोच, जब ये कहा जाता है कि 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा, किसान की बात होती है, तो उसमें एक युवा भी होता है और गरीब, तो फिर उस युवाओं के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में इस तरह की नीतियां बनती हैं।
निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। अगर कुछ ना कुछ गलती ना हुई होती तो इतना बड़ा वर्ग सड़कों पे ना आता और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है। पर चिंतन का विषय ये है कि ध्रुव सिंह जी बैठे हुए, हेमंत जी हैं, चिंतन का विषय ये है कि अगर सवर्ण समाज के सामान्य वर्ग के ऊपर कहीं कोई उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, या संविधान की दुहाई देने वाले अखिलेश यादव, संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान को जेब में रख के चलने वाले राहुल गांधी क्या केवल सवर्णों के वोट लेना चाहते हैं? अगर उनको लगता है विपक्ष की भूमिका निभा सकते थे, किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, सभी के मुंह में दही जम गया। और आप बहुत जिम्मेदारी से एक मैं बयान आपको बताना चाहता हूं, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कल मैं किसी टीवी चैनल पर देख रहा था, वो धमकी दे रहे थे सामान्य वर्ग को कि अगर जिनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो सड़कों पे उतर आए तो सामान्य वर्ग को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दे कौन रहा है मौका? अब यहां पर ये भी आप कह रहे हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जाति के आधार पर चुनावों को देखते हुए उस वर्ग को अपनी तरफ और करने के लिए ये इस तरह के नियमों को बनाया जाता है। दोषी तो सभी हुए, वोट बैंक के लालच में दोषी तो सभी हुए। सिर्फ एक को दोष देना तो नाजायज है ना। दोषी जितना भारतीय जनता पार्टी अगर आप मान रहे हैं तो उतना उससे ज्यादा दोषी समाजवादी पार्टी। अरे वो तो उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि वो लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, वो तो है ही, उनका अपना है वो एक खास वर्ग का वोट बैंक। आप तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, इसलिए कि आपको भी उनके वोट बैंक को तोड़ने की जरूरत थी, इसलिए आपने ये नियम लगाया। आनंद जी, यूजीसी के छतरी के नीचे ये नियम आपने लगाया। आनंद जी, उनके नेता राम गोपाल यादव जिस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर वो वर्ग जिसके खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे हैं वो सड़कों पे आए तो सामान्य वर्ग को छुपने की जगह नहीं देगी। ये व्यवस्था फैलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं और इस देश की राजनीति में की दिशा तय करने वाले लोग, अपने आप को नेता कहने वाले लोग उनके बयान की निंदा नहीं कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय नहीं है कि एक वर्ग को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रहे हैं आप। इस पे बात कौन करेगा? हाँ, ठीक है, लेकिन मौका आपने दिया और आपकी तरफ से भी कोई इसको लेकर ये नहीं कहा, कोई सामने नहीं आया। जो बात ध्रुव जी कह रहे हैं ये भी तो है, कोई बड़ा नेता नहीं कहा आकर, वो लोग कह रहे हैं जो कि मुख्य धारा से अलग हैं अभी। ठीक है, आपके पास आते हैं। हेमंत जी अपनी बात, हेमंत जी की बात सुन लेते हैं। हेमंत जी की बातें बीच में ही रह गई थी। जी हेमंत जी। तो मैं ये कह रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी गंभीरता के साथ सरकार को ये हिदायत देते हुए एक नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी देयर इज अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो जिसको कहते हैं कि आप उनके पास अगर ऐसा है। वहीं उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के लिए भी आपका एनसीबीसी बना हुआ है और उसके पास कई जनरल लॉ भी बने हुए हैं, जिसमें आप नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 1955 बना हुआ है। तो फिर इसकी जरूरत क्या है? क्या हम 75 साल पीछे जा रहे हैं? क्या हम फिर वो मनुवादी वाली व्यवस्था में जा रहे हैं? तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए कहा, देखिए बात क्या थी, मामला क्या था कि ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं कहा गया कि भाई ब्राह्मण बनिया ठाकुर का जिक्र करते हुए कहते थे तिलक तराजू तलवार जूते मारो चार, ये सब बातें तो आती थी। ऐसा नहीं कि एक ही साइड होता था। तो इसको लेकर के आप देखिए, वो बरेली के जो मजिस्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी त्यागपत्र दिया। तो वही शंकराचार्य ने कहा कि भाई हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली ये साजिश चल रही है। मामला क्या है कि देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि दलित समाज के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव हुआ और उसके लिए सरकार भी तत्पर है और अगड़ित जाति के लोग भी चाहते हैं कि उनको समानता का अधिकार मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के साथ न्याय करते करते दूसरे के साथ अन्याय करने लगे। तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि इसकी विवेचना फिर से होनी चाहिए। और मुझे तो ये सबसे अच्छी बात लगी कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि भाजपा की ये सरकार बड़ी गंभीर है और मुझे ये लगता है कि इसका बहुत ही जल्दी समाधान भी निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन आ गया है और सर्वोच्च न्यायालय इस पर मॉनिटरिंग कर रही है,
तो सीधे सीधे तौर पर अभी कोई भी विवेचना करना या कमेंट करना ये गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि देखिए, डिस्क्रिशन की जहां तक बात है कि भेदभाव की बात है, तो भेदभाव जो है समाज से, आज हम देखिए इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं। कहाँ भाई, कहाँ अब ये वाली बात हो गई कि वो जब अगली जाति है, पिछड़ी जाति है। तो जब इस देश में हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इस सरकार को त्वरित कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार उठाएगी, मुझे जहां तक विश्वास है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली मैंने देखा है, उनको देखा है कि जब सबका साथ सबका विश्वास की बात आप करते हैं तो वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। और मुझे लगता है कि सरकार मार्च के पहले बहुत सख्त कदम उठाएगी और यूजीसी में जो ये भेदभाव वाले आर्टिकल 14 को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, तो ये आर्टिकल 15, 17, 16 को भी देखना होगा हम लोगों को कि किस संदर्भ में ये मामला आया। क्योंकि जब ये मामला बना था तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको ये देखना चाहिए था कि भाई पनिशमेंट का जो कॉलम है उसको कैसे छोड़ा गया। क्योंकि यही चीज वो सबको दिक्कत हो रही है कि अगर फर्जी केस होता है तब आप क्या करेंगे, तब आप प्रावधान नहीं दे रहे, तो वो प्रावधान को लाना होगा, तभी मन को शांति मिलेगी कि हाँ भाई, अगर मेरे खिलाफ कोई जबरदस्ती कोई अगर हमको एट्रोसिटीज का लगा दिया तो उसमें बेल नहीं मिलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ट्रायल में जाएंगे, लोअर कोर्ट में जाएंगे, ट्रायल होते होते कई एक साल बीत जाएंगे, तो उसका कैरियर खराब हो जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो इस चीज को आपको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था, इसको जोड़िए। और हमको लगता है ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और उम्मीद है कि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। हाँ, लेकिन एक चीज और है ना सर, सारी चीजें हैं, लेकिन जो नियम बनाया यूजीसी ने वो एकदम पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई उसमें दी। उसमें कहा गया कि 7 दिन के अंदर इसको क्लियर कर देना है, और जो इसको नहीं मानता है उस कॉलेज को या यूनिवर्सिटी के मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उनको जो एड दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। ये तो इस मैंने तरह से शुरू में कहा जी, हाँ। यही मैंने शुरुआत में कही कि यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से आपने धमकाया है ड्राफ्टिंग करते समय कि एक ही दिन में आपको कर लेना है और आपको उसको सजा देना है, तो बताइए जब तक वो प्रूफ करेगा कि भाई हम सजा के हकदार नहीं है, दोष हमारे ऊपर नहीं, जो केस है वो फर्जी है, तो प्रूफ करते करते तो उसकी कैरियर खराब हो जाएगी। तो ये जो सजा का प्रावधान था, एक तरफा क्यों, दो तरफा होना चाहिए। सिक्के के दो पहलू हैं, आपको दोनों सही। जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी हेमंत जी, इसको क्या पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाए? एक SC ST के लिए कानून बना था, उस कानून में कुछ संशोधन भी हुए थे, वो चल रहा था, और अब उसके बाद उसमें और चीजों को जोड़ा गया। जरूरत क्यों पड़ी आज के इस समय में? देखिए, इसको ड्राफ्टिंग मिस्टेक करते हैं जो लोगों ने बैठे थे। देखिए, आपको याद होगा 1947-49 की बात, जब संविधान सभा की कमेटी बनी थी तो उसमें भी कई प्रावधान आए थे। तो उसमें भी बोला गया था कि अगर इस देश को जाति या धर्म के नाम पर बांटा गया है तो माइनॉरिटी शब्द मत डालिए, वो प्रॉब्लम होगा। आज वो प्रॉब्लम देश फेस कर रही है ना। इसी तरह ये ड्राफ्टिंग कमेटी में ये जब आई तो पनिशमेंट का बात दोनों तरफ होना चाहिए और इक्वल बैलेंस होना चाहिए। जब आप इक्विटी की बात करते हैं तो दोनों पक्ष को देखना होगा, और ये एक पक्ष को देख करके जो किया गया, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, ये भेदभाव वाली, इसको दूर तत्काल प्रभाव से करना ही पड़ेगा। ये है, इसको करना पड़ेगा। लेकिन हम तो यही कर रहे हैं ना कि जरा पॉलिटिकल एंगल से भी जरा समझाइए। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप देखें, क्योंकि कोई भी कानून कायदा ये सब बनता है तो उसके पीछे राजनीतिक सोच समझ नहीं भी रहती है, तब भी उसमें आ ही जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि आप कड़े नियम बनाएं, नियम बनाने की बात कही गई। तो ये जो प्रावधान डाला गया है ना, ये गलत है। ये एक साइडेड, जो वन साइडेड हुआ है, उसको लेकर के ये जो बातें आई हैं, सड़कों पे लोग उतरे हैं। आखिर देखिए, अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां इसका डिसीजन होगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बात को रखे। और हमारे वो क्या नाम है उनको, जैन, उन्होंने इस केस को जो PIL किया है, उन्होंने कहा कि PIL जब भी होती है ना तो भेदभाव से ऊपर हटकर होती है, वो जनहित में होती है। तो ये जनहित का मामला आ गया है। यहाँ एक समाज को छोड़ दीजिए, एक जाति वर्ग को छोड़ दीजिए, ये जनहित का मामला कि भाई आप एक साइड कानून नहीं बना सकते। जब भी कानून होगा तो उसका दो पहलू होगा। कानून में हमेशा कहा गया कि किसी को दोषी
तब तक आप करार नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता है। तो ये प्रूफ के पहले ही आप पनिशमेंट के जो अधिकार दे रहे हैं वो इनके साथ भेदभाव का, आप इसको समझिए। आप प्रूफ होने के पहले ही सजा देने का जो प्रावधान वाला जो बातें आ रही हैं वो तकलीफ दे। लोगों का कहना नहीं, अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो जिसने फर्जी केस किया उस पर क्या केस होगी? हाँ, वही सबसे बड़ा। क्या वो दंड का प्रावधान देगा? वो मेरे इतने साल के खर्चे, मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा, मेरी आर्थिक नुकसान, मेरा जो कैरियर है उसका जो बर्बादी होगा उसका भरपाई कौन करेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा जनहित में, इसलिए ड्राफ्टिंग वही जो आपने एग्जाम्पल दिया जिस केस का, उस केस में तो ये था ना कि जब वो 20 साल की सजा काट लिया और कुछ हुआ, उसके खिलाफ कुछ सामने आया नहीं, तो उसे पूछा गया तो उसने कहा कि भाई मेरे जो 20 साल गए वो वापस कर दो, वो वापस कर दो। विष्णु तिवारी। हाँ, तो वही ये एक बहुत चर्चित मामला था। हाँ, वही तो। अब 20 साल वापस कर दो, अब कहां से 20 साल वापस होगा? आखिर पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो गई, उसके माँ बाप खत्म हो गए, उसके 2 बड़े भाई चले गए, माता पिता, पूरा खानदान चला गया, पूरी उम्र खत्म कर दी, उसकी जवानी खत्म कर दी, तो उसके पास रहा क्या? तो ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। और जैसे ये तो देखिए उसी तरीके से हुआ कि औरतों को छूट दी गई थी दहेज मामला में कि आप सास ससुर पर कर दीजिए, देवर पर कर दीजिए, जेठ पर कर दीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अनटिल अनलेस जब तक प्रूफ नहीं होता है अरेस्टिंग नहीं होगी, इसलिए सीनियर एसपी को डायरेक्शन दिया गया। उसी तरीके से एट्रोसिटीज में भी कई बार दिया गया कि जब तक केस प्रूफ नहीं होता तब आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में जो निर्देश जारी किए हैं वो बहुत ही सटीक है। ध्रुव जी, अब एक कुछ तो विश्वास करना चाहिए, ठीक है? क्या हम लोग माने कि एक जो हेमंत जी कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें एक त्रुटि थी, उसको समझ नहीं पाया, और अब ठीक है, जो गलतियां थी वो कुछ ही समय 13 से लेकर आज हम 29 तारीख को चर्चा कर रहे हैं, इस बीच में ही इतने ही दिनों में रहा, आगे नहीं बढ़ा, कोई मामला इस बीच आया भी नहीं था, और अब उसको सुधार कर लिया जाएगा। नई कमेटी, नया एक बार फिर से इसको बनाया जाएगा। नियमों को ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, जो आदेश दिया गया है उसमें। ध्रुव जी। जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीजें सही कर ली जाएंगी। हो सकता है सही की जाए सरकार से, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही पुनः आदेश देना पड़े कि नहीं, इन चीजों को आप निरस्त करिए। तो आपको क्या इसमें राजनीतिक एंगल, पॉलिटिकल एंगल कोई दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल ये दिख रहा है कि इन्होंने समाज को, कानून लाके समाज को 2 भागों में बांट दिया है। उससे फायदा? अब फायदा क्या? इन्होंने 20% जो है कुल जनरल कास्ट है, 85%, 80% वोट की 80% वोट की राजनीति की है इन्होंने, कि इनको ये लगा है। और कल को मान लीजिए बैकवर्ड समाज अब इस कानून के खिलाफ सड़क पे आया, तब ये क्या करेंगे? सरकार इस पे कुछ, हम लोगों को विश्वास सरकार पे एकदम नहीं है। हम लोगों का विश्वास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे है। जैसे माननीय हमारे अभी अरविंद भाई ने बताया कि इस पे कांग्रेस क्यों नहीं बोली, इस पे सपा क्यों नहीं बोली, इस पे बसपा क्यों नहीं बोली। अरे सपा तो पीडीए की बात कर ही रही, वो सवर्ण की बात कर कहाँ रही है जो आपके लिए बोले? कांग्रेस आपकी बात कर कहाँ रही, वो तो पीडीए की बात कर ही रही, वो तो लोग तो पीडीए की बात कर ही रहे हैं। उन पे आप एलिगेशन लगा के अपने आप को टालने का प्रयास मत करिए। इनकी तो मंशा और वो है, वो बिल्कुल हम लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उस आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारी असमत बच रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो है रक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ही अगर जो कुछ हमको देगा वो देगा। सरकार पे हमें एकदम एतबार नहीं है, और ना हम सरकार पे एतबार कर रहे हैं जब तक या तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कमेटी बना के डिक्लेयर करे ना, हम लोग विश्वास करेंगे, हम लोग फिर सरकार को माला पहनाएंगे। लेकिन सरकार ये करके दिखाए तभी हम सरकार पे विश्वास करेंगे। सरकार किसान बिल लाती है, जब सालों आंदोलन होता है तो उसको वापस लेती है। सरकार ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ बिल लाती है, ड्राइवर तो जब आंदोलन होता है तो उसको वापस लेती है। यूजीसी के खिलाफ लाती है तो उसका आंदोलन होता है तो उसमें वापसी आती है। आखिर इन्होंने कानून बनाने के लिए इनके यहाँ लोग हैं या ये खाली कागज देख के साइन कर देते हैं? ये सोचने का विषय है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर दिखने लगा है हम लोगों को, और हम लोग इस पे जरा सा भी विश्वास कर नहीं पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये राजनीतिक एंगल से सोचे समझी रणनीति के तहत ये कानून आया है।
वैसे अरविंद जी भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब पार्टी से बंधे हुए हैं तो वो समझ रहे हैं पार्टी के हाँ, बयान पार्टी से कैसे बंधे बोल हुए हैं तो इसलिए वो नहीं सकते हैं। जितना ये जितना दिक्कत वो है। बोल सकते हैं लेकिन उतना हम वो लोग- कह रहे हैं और हमें सरकार- बड़े ही साफ अंदाज में उन्होंने ये बात कही कि ये चूक हुई है और इस चूक को स्वीकार हम करते हैं, लेकिन हम इसको सुधारेंगे भी। ये बात वो कह रहे हैं, अगर वापस आ जाए तो ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है ना कि देखिए, ऐसा लगता है कि वो जो जाल बुनते हैं वो लोग, आपके विपक्ष के लोग, उस जाल में आप फंसते जाते हैं। अब जैसे जाल बुना गया कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना की में आप फंसे और अब उसकी काट के लिए फिर पीडीए और पीडीए की काट के लिए फिर उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब होने वाला है। देश की जनता सजग नहीं होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि देश की जो जनता है वो अपना राजनीतिक प्रतिनिधि विकास के हिसाब से, एजेंडों के हिसाब से, राजनीतिक मैनिफेस्टो के हिसाब से चुनना तय करे। जहां तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, इन महानगरों, इन प्रदेशों की मैं जितना मुझे जानकारी है, यहाँ आज भी राजनीति में जातिवाद हावी है। तो कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक दलों की तरह हमारे यहाँ भी चिंतन करना पड़ता है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। पर क्योंकि हम पार्टी विद डिफरेंस है, हमको अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना। ये ध्यान रखना चाहिए लोगों को, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बैनर में जो 3 फोटोएं लगती हैं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हो, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, इनकी आइडियोलॉजी हमेशा समाज को जोड़ने की आइडियोलॉजी रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, बहुत से कार्यकर्ताओं ने सिर्फ राष्ट्र प्रथम की भावना के तहत अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई कमी लगी है, तो उन्होंने खुल के बोलने का काम भी किया है। पर अगर आप देखेंगे, मैं गुरु सिंह जी से भी कहना चाहता हूँ कि पर आप देखेंगे किसी भी अन्य राजनीतिक दलों में जितने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं, राजनीतिक दलों के नेताओं के चमचे हैं, वो सवर्ण वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, उन राजनीतिक दलों के नेता लगातार सामान्य वर्ग और सवर्णों पर हमला करते हैं। उसके बाद भी उनकी चुप्पी नहीं टूटती, क्योंकि वो चमचागिरी करते हैं। उनके अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना नहीं है, समाज को जोड़ के रखने की भावना नहीं है। उनके लिए राजनीति प्रथम है और सत्ता पे काबिज होना उनकी प्रायोरिटी रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हम सब काम करने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं मैं फिर आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई ना कोई भूल हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया है कि उस भूल को सुधारा जाए। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद, आशा और विश्वास है। हाँ, लेकिन एक ये भी है ना कि एक चूक तो यहाँ भी हुई ना आप लोगों की तरफ से कि आपका स्टूडेंट विंग भी है, आपका यूथ विंग भी है, आपके सीनियर लीडर्स भी हैं। जब बच्चे सड़क पर उतरे विरोध करने के लिए, तो उनको समझाने की भी कोशिश नहीं की गई। नहीं, बात समझाने की हाँ, कभी कभी राजनीति में परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं होती हैं, समय लगता है चीजों को भांपने में, और बहुत सी चीजें हो जाता है, कभी कभी विलम्ब, कभी कभी राजनीति में मौन को सहमति समझा जाता है। इसलिए जिन लोगों का मौन था, तो निश्चित तौर पर समाज सभी राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं के मौन को सहमति समझ रहा था। उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी, स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। बहुत बड़ा भ्रम नहीं है, सिर्फ 1 या 2 क्लास हैं। अगर आपने गौर से अध्ययन किया होगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसमें 3 नंबर का ये ई और सी जो आपका भी चल रहा था, हाँ, 3C। 2-3 बिंदु है, बहुत ये थोड़ा भ्रम भी बना लोगों के बीच में। निश्चित तौर पर अगर बड़े नेताओं ने आके स्थिति स्पष्ट कर दी होती, और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के प्रति अविश्वास रहा, जो भी कारण रहा हो, तो उस अविश्वास जो सड़कों पर उतरा, वो अविश्वास के कारण ही उतरा। कमी रही है, उस कमी को स्वीकार करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अवसर दिया है, उस अवसर के तहत एक अच्छी समीक्षा के साथ सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए अच्छे बिल का ड्राफ्ट तैयार होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है हेमंत जी, अब ये तो एक चूक हुई है ना कि समझाने की भी कोशिश नहीं हुई। अगर मान लीजिए कि भ्रम की ही स्थिति है, तो उस भ्रम को दूर करने की भी कोशिश नहीं हुई। ये तो सत्ता को, सरकार को, विभाग को, इवन यूजीसी को भी ये
करना चाहिए था, लेकिन वो तो नियम पर आदेश पर आदेश थोपे जा रहे थे, जिसकी बात भी आपने शुरू में भी कही थी और फिर बाद में भी इसको उसके बारे में बताया था, उनके तानाशाही रवैये को लेकर। देखिए आनंद जी, दरअसल क्या है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड भी बनता जा रहा है। सच्चाई ये है कि बीजेपी की इसमें गलती नहीं है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट नहीं दिया वो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी नहीं बोल रही। दरअसल बीजेपी का नहीं बोलने के पीछे जो रीजन है वो ये है, ये केस पीआईएल हुआ था 2019 में, ये फैसला आज चल रहा है, ये केस ऑलरेडी मॉनिटर में था। तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे आके नहीं बोलना है, कमेंट तो कर नहीं सकती। इसलिए बीजेपी के बड़े नेता या छोटे नेता की बात नहीं है, मामला लोग समझ नहीं रहे हैं, इसको पॉलिटिकल स्टंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए मामला दूसरा की आखिरी मामला था क्या, तो मैंने पहले ही बताया कि रोहित वेमुला वाला और विष्णु तिवारी वाला जो मामला था, तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई बच्चों का यौन अपराध को भी लेकर के जो होता है, तलाक वाला जो मामला आ जाता है, महिला सुरक्षा की बात आती है, घरेलू हिंसा की बात आती है, 304 बी की बात आ जाती है, 354 एक्ट जो केस है, तो ये तमाम जो केसेस हैं जिसमें बीएनएस की धारा 69 है, धोखाधड़ी वाला मामला, तो ऐसे कई जो नियम है जिस पर फिर से संशोधन की जरूरत है, जिस पर बीएनएस बनी, इसके बाद बीएनएस बनी। अब मामला ये था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गाइडलाइन हम लोग उस पर गौर करना चाहिए। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम अगला आदेश नहीं देते 2012 वाला कानून ही लागू रहेगा। उन्होंने क्या स्पष्ट कहा कि 2012 वाला लागू रहेगा। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी से पूछा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आपको हम पूछते हैं, और यूजीसी को भी उन्होंने भेजा कि भाई आप दोनों जवाब दीजिए कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन आया क्यों। तो चूंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया कि जवाब नहीं दिया, उसके किसी लीडर सामने आकर नहीं बोले, क्योंकि ये अगर बोलते तो अवमानना कोर्ट हो जाती, कोर्ट की अवमानना हो जाती सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि जब मामला विचाराधीन होता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस पर हावी होकर के नहीं बोलने का एक ये न तो अवमानना का मामला है। तो मैं तो यहाँ पर डिसएग्री हूँ लोगों से कि बीजेपी का बड़े लीडर क्यों नहीं बोले, मैंने बताया ये रीजन था। अब आइए दूसरा रीजन कि ये मामला जो आया, तो इस मामला में मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने जो 3C में एक्सक्लूड किया दंड के प्रावधान को, आप उसको डाल लीजिए कि भाई अगर इनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन या इनके साथ भेदभाव होता है तो इनके जो पनिशमेंट देंगे अगर वो फर्जी निकला तो फिर उस पर जो केस होना चाहिए और फिर वो उसका भरपाई करें। अगर आप ये देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। तो जब बैलेंस में कानून होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको बैलेंस करने के लिए भेजा है। इसलिए मुझे मैं इसलिए बार बार कह रहा था, मैं भाजपा का भी इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि देखिए मुझे ये इस देश में ये कानून एट्रोसिटीज, महिलाओं वाला, घरेलू हिंसा 304 जिसको मिसयूज हो रहा था, ठीक है, कांग्रेस भी थी, कांग्रेस के टाइम में ये मामला बढ़ता बढ़ता 118% तक बढ़ गया था। तो इस सरकार में ये आने के बाद ये सरकार नए कानून के प्रावधान ला रही है, कई अमेंडमेंट कर रही है और लोगों के बीच आकर के अभी कैसे नहीं कहा, हमको लगता है कि जो राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने कहा कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है हम इस पे कोई भी फैसला या कोई भी बात आगे बढ़कर नहीं दे बिल्कुल, सकते। लेकिन वही सवाल है ना कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने क्यों दिया जाता है। सरकार के अपने जो कानून के जानकार हैं वो लोग, जब इतनी सारी बातें आई तो उस समय ही उन लोगों को कमेटी बना देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता नहीं, जब अगर उसके बाद भी रिवीजन के बाद भी अगर नहीं संतुष्ट होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते। ये एक सवाल है। इसीलिए आनंद जी ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। इससे ये साबित हो रहा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन लोगों को बैठाएं उनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी उसको देखना होगा। और यहाँ पर थोड़ा रिफॉर्म की जरूरत है कि भाई जो परिक्रमा लगाने वाले नेता पार्टी में आ जाते हैं उनके जगह जो कामदार हैं, जो नामदार हैं और जो वाकई जिनको ज्ञान है, पहुंच है, जो आपके वोट बैंक है, उनको पार्टी में जगह मिलना चाहिए। ना कि परिक्रमा लगाने वाले लोग अगर आते रहेंगे तो इस तरह का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। निश्चित ही बात है। और इसीलिए इस तरह के जब की बातें आती हैं तो फिर जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, प्रवक्ता हैं,
भारतीय जनता पार्टी की अगर हम खास तौर से करें तो उनको उसको डिफेंड करने में मुश्किलें आती हैं। और जो आ रही हैं, हाँ आती हैं, वो मुश्किलें आती हैं और इस दौरान भी देखने को मिला है। ध्रुव जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है, निर्देश भी है, इस पर रोक लगा दिया गया। तो अब जो आप लोगों की तरफ से या दूसरे संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग इंतजार करेंगे 19 तारीख को जो भी आता है। और सरकार की जो बात आपने कही, हमारे लायक बड़े सीनियर ब्रदर ने कहा कि हेमंत भाई साहब ने कि जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो आज सरकार की मंशा पे हम लोग को संदेह, आप SC/ST एक्ट को लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट में जांच होगी, उसके बाद मुकदमा लिखा जाएगा, अगर दोषी है तो मुकदमा लिखा जाएगा। बहुत अच्छा कानून था, लेकिन इन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, कहा नहीं पहले जब मुकदमा लिखा जाएगा, गिरफ्तारी होगी, जांच की जरूरत कहाँ है। तो अभी तो इनकी शंका पे आने दीजिए। अगर इन्होंने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर जो UGC ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे मिस्टर करण भूषण सिंह, उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से कोई सलाह ही नहीं ली गई, हमको जानकारी ही नहीं है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स देख ली जाए तो उसपे हमारे साइन नहीं हुए। एक मेंबर का स्टेटमेंट है, उनका ट्वीट मैंने पढ़ा है। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इसका मतलब कि ये लिमिटेड लोग, उसमें 1-2 लोग 4 हाँ, ये वही चूक जो हुई है उसके बारे में अरविंद जी भी बहुत बेदाग होकर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक चूक हुई है, उस चूक को हम स्वीकार करते हैं और उसे दूर करने के लिए कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि कई ऐसे इसमें प्रावधान है जो कि अस्पष्ट हैं, जिसकी बात हेमंत जी ने भी कही। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून के जानकार एक कमेटी बनाए और इसको और भी जो नियम है उसको सहज और पारदर्शी बनाया जाए, जो भेदभाव की क्लॉज जो है उसको हटाया जाए। अब उस कमेटी में देश के जाने माने वकील रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या जो नया ड्राफ्ट जो जा रहा है उसमें क्या जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल विरोध हुआ और विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए फिलहाल इस नियम पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि 19 मार्च को एक बार फिर से इस पर सुनवाई करेंगे और कमेटी अपना एक बार फिर से ड्राफ्ट नया सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया अरविंद जी आपका, क्योंकि बहुत ही खुले दिल से आपने अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के जो कमियां हैं उसके बारे में भी आपने बताया। अरविंद राज त्रिपाठी शुक्रिया। हेमंत गुप्ता जी और ध्रुव सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। UGC की गाइडलाइन पर सुप्रीम रोक में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।